हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है भूकंप। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है कि भूकंप होता क्या है। सामान्य भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन। जैसे कि ये पृथ्वी की सतह है यानी कि सरफेस। ये क्या है? पृथ्वी की सतह, सरफेस। इस सतह पर क्या होगा? कंपन होगा। कंपन का मतलब है कि जब इस सतह के अंदर क्या हलचल होगी। हलचल यानी कि जब यह सतह डगमगानी शुरू करेगी तो उसी हलचल को क्या बोला जाता है? उसी वाइब्रेशन को क्या बोला जाता है? भूकंप। क्या बोला जाता है? भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। तो अर्थ के अंदर क्या है कि पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन। अब दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है अर्थक्वेक में कि तो हमने देखा कि भूकंप का अर्थ क्या है यानी कि अर्थक्वेक का मीन क्या है कि पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन, जो मैंने आपको इस तरह से बताया। अब दूसरी बात यह है कि यह जो भूकंप है, यह जो अर्थक्वेक है, यह आता क्यों है? क्या कारण है आने के? रीजंस क्या है? तो सबसे पहला जो कारण है, कई कारण है जैसे कि दरारों का, सतह पर दरारों का पड़ना, ज्वालामुखी का निकलना और प्लेट विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक्स का होना, प्रत्यास्था का गुण होना, जलीय भार के कारण। इन काफी कारणों के कारण क्या है? भूकंप सतह पर आता है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले भ्रंशन। भ्रंशन ज्योग्राफी की भाषा में भ्रंशन, आम भाषा में दरार यानी क्रैक। जिस प्रकार ये मैंने बना दी एक क्रस्ट की सतह। ये मान लीजिए कि एक क्रस्ट की सतह है। अब क्या होता है, कुछ कारणों से यह सतह क्या है, बीच में से या कहीं से भी ब्रेक हो गई। ब्रेक होने की वजह से क्या है, इसमें दरार आ गई। और दरार आने की वजह से क्या है, अब सतह के नीचे क्या है? चट्टाने यानी रॉक्स। अब उन रॉक्स के अंदर क्या है? एनर्जीज है, ऊर्जा है। अब यह सतह के नीचे जब ये चट्टाने टूटती हैं यानी कि क्रस्ट का भाग जब टूटता है तो क्या है? बहुत सारी एनर्जी बाहर को आती है। जब ये दरार पड़ेगी तो एनर्जी क्या होगी? बाहर आएगी। एनर्जी के बाहर आने से क्या होगा? सतह पर कंपन होगा, सतह पर हलचल होगी। एक कारण तो यह है भूकंप आने का। और जो दूसरा कारण है विवर्तनिकी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स का सीधा सा अर्थ है कि जो महासागरीय प्लेटें या महाद्वीपीय प्लेटें या महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें, जैसे कि सबसे पहले तो हमारी जियोग्राफी के अंदर अलग से एक चैप्टर है प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक। वहां हम इसको डिटेल से समझेंगे। अब आप यह देख लीजिए कि विवर्तनिकी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जैसे एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। अब क्या होगा, या तो ये प्लेट एक दूसरे के सामने आकर के टकराएंगी, या दूसरा कारण क्या होगा कि ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जिसकी वजह से नीचे से क्या आएगा? मैग्मा बाहर आएगा। क्या दो कारण मैंने आपको बताए? एक तो ये दोनों जो प्लेटें हैं या तो सामने से आकर के टकराएंगी या होंगी दूर जाएंगी। ठीक है, इन सामने से आकर के टकराने की वजह से भी एनर्जी बाहर आएगी और दूर जाने की वजह से भी क्या होगी? एनर्जी बाहर आएगी। और एनर्जी अगर बाहर आएगी तो उससे क्या होगा? हलचल होगी, सतह पर कंपन होगा, जिसकी वजह से क्या आएगा? भूकंप आएगा। अब इसके अलावा जो एक कारण और है वह है जलीय भार का, यानी कि जल की वजह से। जलीय भार
ये जो है ये प्राकृतिक कारण है, नेचुरल रीजंस। अब जलीय भार क्या है? मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो मेंटल वाला हिस्सा है उसमें अपर मेंटल में एक मंडल है जिसका नाम है दुर्बलता मंडल, जिसके अंदर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। और ये मैग्मा क्या है, अति तप्त अवस्था में, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म, जिसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, यानी गर्म बहुत ज्यादा होगा। अब क्या होता है, ये मैंने मैग्मा वाला हिस्सा बना दिया। अब सतह से बारिश हुई, मान लीजिए बारिश हुई या कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ, वह पानी क्या होगा, यह क्रस्ट वाला हिस्सा बना दिया मैंने। अब यह पानी क्या है, धीरे धीरे क्रस्ट के माध्यम से नीचे की ओर मूव करेगा। कैसे करेगा? नीचे की ओर मूव करेगा। जब यह पानी नीचे की ओर दरारों से क्या है जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, नीचे तो क्या है, मैग्मा चैम्बर, क्या है नीचे, मैग्मा चैम्बर, और वहां क्या है, बहुत ज्यादा तापमान है। मैग्मा चैम्बर में क्या है, बहुत ज्यादा तापमान है। तो यह जो पानी है यह क्या है, यहां पर आके जलवाष्प में बदल जाएगा, यानी कि गैसीय रूप धारण कर लेगा, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और गैस का एक नेचर होता है, वह क्या है, ऊपर की ओर उठती है। क्या करती है? ऊपर की ओर उठती है। तो यहां जब गैस के रूप में जल परिवर्तित होगा तो यह क्या करेगा, वापस ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगा। और ऊपर जाकर के यह जो सतह है, सरफेस वाला है, वहां पर क्या करेगा, धक्का मारना शुरू कर देगा। और उस धक्का मारने की वजह से भी क्या होगा, सरफेस पर हलचल होगी, कंपन होगा और भूकंप आने का एक कारण बन जाएगा। यह तो थे नेचुरल रीजंस, यानी कि प्राकृतिक कारण। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ कृत्रिम रीजन, यानी कि सिंथेटिक रीजंस, यानी जो मानव द्वारा निर्मित जो रीजंस हैं। कौन कौन से? जैसे परमाणु विस्फोट हो गया। परमाणु विस्फोट की वजह से भी क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से कंपन होता है। क्या है? परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट भी एक कारण है भूकंप के आने का। और जो दूसरा कारण, पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं खनन होता है, चट्टानों को तोड़ा जाता है और मशीनों के द्वारा तोड़ा जाता है। और धरती के अंदर सरफेस के नीचे भी क्या है, चट्टानें। और धरती के नीचे हमें जब खनिज तेल निकालने के लिए क्या है, खनन करना पड़ता है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है। उस ड्रिलिंग के कारण क्या होता है, जो धरती का सरफेस के नीचे का जो भाग है वह क्या है, इम्बैलेंस हो जाता है, यानी जिसमें असंतुलन की अवस्था आ जाती है। इस वजह से भी क्या होता है, कभी कभार भूकंप आ जाता है। किसकी वजह से? खनन की वजह से। खनन की वजह से, परमाणु विस्फोट की वजह से भूकंप आ सकता है। अब क्या हुआ कि एक जियोलॉजिस्ट हुए, भूगर्भवेत्ता हुए, एच.एफ. रीड। कौन हुए? एच.एफ. रीड। यह एच.एफ. रीड, इनका नाम है हैरी फील्डिंग रीड। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया? प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। इन्होंने कहा कि एच.एफ. रीड साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो क्रस्ट वाला भाग है उसके अंदर क्या है, चट्टानों में क्या है, प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है? प्रत्यास्था का गुण। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि प्रत्यास्था क्या होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में प्रत्यास्था का मतलब होता है जिसे अगर हम किसी चीज को खींचें तो एक समय तक तो हम उसे खींच सकते हैं और वह वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। जिस प्रकार से क्या है, रबड़, स्प्रिंग,
समझिए इस बात को कि अगर हम रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ की भी एक लिमिट है खींचे जाने की। मान लीजिए थोड़ा खींचा और छोड़ दिया, अगर थोड़ा खींच के छोड़ेंगे तो वापस रबड़ क्या है अपनी उसी अवस्था के अंदर आ जाएगी। और मान लीजिए इतना अधिक खींच दें कि रबड़ के अंदर जो वापस आने की जो उसकी क्षमता है वह क्या है, खत्म हो जाए, यानी कि हम उसको इतना खींच दें कि उसकी जो सीमा है वापस आने की वह उसे पार कर जाए, तो क्या होगा, रबड़ क्या है, टूट जाएगी। और यही जो गुण है यह क्या है, चट्टानों में होता है। यही गुण कहां पाया जाता है, जो नीचे जो चट्टाने हैं उनमें भी यही गुण पाया जाता है कि चट्टानों में भी रबड़ की भांति अपना एक प्रत्यास्था का गुण होता है। अभी चट्टाने भी एक सीमा तक अपने आप को खींच सकती हैं, अपने आप को बढ़ा सकती हैं, परंतु एक सीमा के बाद अगर वह विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगी तो क्या है, वह टूट जाएंगी। और टूटने की वजह से एनर्जी बाहर आएगी, यानी कि ऊर्जा बाहर आएगी। और जब ऊर्जा बाहर आएगी तो वह सतह पर क्या करेगी, कंपन करेगी, हलचल करेगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, भूकंप आएगा। यह कुछ कारण थे भूकंप आने के, जिसमें हमने प्राकृतिक कारण देखे, नेचुरल कारण देखे, और एक जियोलॉजिस्ट हैं एच.एफ. रीड, जिनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। उन्होंने भी बताया कि चट्टानों के अंदर प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, यानी रॉक्स के अंदर इलास्टिसिटी का जो एक गुण है वह पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उन्हें मान लीजिए खींचे, मान लीजिए चट्टानों के अंदर एक गुण होता है कि वह अपनी सीमा तक, अपनी एक बाउंड्री तक खींच सकती है, उससे ज्यादा अगर उनमें खिंचाव आएगा तो वह भी क्या है, टूट जाती है, विखंडित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, एनर्जी बाहर आती है और भूकंप आ सकता है। तो हमने देखा एक तो अर्थ और दूसरा देखा कारण। अब इधर आइए, अब यह मैंने अर्थ का सरफेस बना दिया। यह जो गोलाया है, यह जो गोला है, यह क्या है, अर्थ का सरफेस। और अर्थ के सरफेस के अगर हम नीचे जाते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पर क्या है, भूकंप आएगा ही। किसी ना किसी पॉइंट पर क्या है, भूकंप आएगा। उस जिस पॉइंट पर, जिस पर्टिकुलर बिंदु पर या जिस पर्टिकुलर एरिया पर वह भूकंप सबसे पहले आया है, उसे क्या बोला जाता है, अवकेंद्र, यानी कि फोकस। और इसे बोला जाता है भूकंप का मूल, भूकंप मूल। इंग्लिश में बोलते हैं फोकस, हिंदी में अवकेंद्र और भूकंप मूल। यानी कि यह वो क्षेत्र है जहां वह भूकंपीय तरंगें पैदा हुई या उत्पन्न हुई, और उसके बाद उन तरंगों ने क्या किया, ऊपर की ओर जाना प्रारंभ किया, यानी कि सरफेस की ओर जाना प्रारंभ किया। और सरफेस पर सबसे पहले जिस बिंदु पर वह तरंगें पहुंचेंगी उसे क्या बोला जाता है, अभिकेंद्र, यानी कि हाइपोसेंटर। अब देखिए कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पर वह भूकंपीय तरंग पनपी, भूकंपीय तरंग। अब यह तरंग जो है ऊपर की ओर मूव करेगी, इस तरह से सारी दिशा के अंदर ये जाएगी। और जहां पर सबसे पहले अनुभव होगा, मान लीजिए कि इस तरंग का सबसे पहले अनुभव हुआ सरफेस पर, तो यह जो पॉइंट है, यह जो बिंदु है, क्या कहलाया जाएगा, अभिकेंद्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर यह है भूकंप का मैकेनिज्म, यानी कि क्रस्ट में किसी पॉइंट पर यह भूकंपीय तरंग उत्पन्न होगी, उसके बाद यह ऊपर की ओर मूव करेगी सरफेस की ओर जाने के लिए। जहां सरफेस पर सबसे पहले जाकर के टकराएगी वह जो पॉइंट होगा अभिकेंद्र, यानी हाइपोसेंटर। और सबसे पहले यह जो भूकंपीय तरंग है अभिकेंद्र पर 90 डिग्री के एंगल पर पहुंचती है। क्या है, 90 डिग्री के कोण पर सबसे पहले क्या है, यह जाकर के टकराती है। मान लीजिए कि यह है अवकेंद्र पॉइंट, और इसके 90 डिग्री में ही क्या होगा,
अभिकेंद्र। सबसे पहले जो सबसे नजदीक जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री पर। तो यह है भूकंप की संरचना। और इसके बाद एक सवाल, एक प्रश्न यह बन जाता है कि भूकंपीय तरंगों को मापा किसमें जाता है, यानी ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। तो वह है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ में क्या है, भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। इसे बोला जाता है भूकंप मापी। क्या बोला जाता है, भूकंप मापी। सिस्मोग्राफ वह है जिसमें भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। अब हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो भूकंपीय तरंगों के प्रकार। तो भूकंपीय तरंगें सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो है भूगर्भिक तरंगें, भूगर्भिक तरंगें, और दूसरी है धरातलीय तरंगें। कौन सी, धरातलीय तरंगें। कौन सी, एक तो है भूगर्भिक तरंगें और दूसरी है धरातलीय तरंगें। और जब हम इनका और आगे विभाजन करते हैं तो भूगर्भिक तरंगें जो है यह भी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है, जिसमें एक तो है प्राथमिक तरंगें और दूसरी है द्वितीयक तरंगें। प्राथमिक तरंगों को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। और द्वितीयक तरंगों को बोला जाता है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है। और भूगर्भिक तरंगों को इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी वेव्स। और धरातलीय तरंगों को इंग्लिश में बोला जाता है सरफेस वेव। कौन सी, सरफेस वेव। यह है क्लासिफिकेशन भूगर्भीय भूकंपीय तरंगों का, जिसमें भूगर्भिक तरंगें आ गई और धरातलीय तरंगें आ गई। एक और क्लासिफिकेशन है गति के आधार पर। गति के आधार पर भूकंपीय तरंगें, यह कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। गति के आधार पर जो भूकंपीय तरंगें हैं वह होती हैं तीन प्रकार की। पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स, और एल वेव्स यानी कि सरफेस वेव, या इन्हें लव वेव्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉन्ग वेव्स या लव वेव्स। लॉन्ग वेव्स या लव वेव्स गति के आधार पर तीन प्रकार की, और वैसे अगर पूछ ले तो दो प्रकार की होती हैं भूकंपीय तरंगों के प्रकार। तो अब देखते हैं प्राथमिक तरंगें क्या है, द्वितीयक तरंगें क्या है, और धरातलीय तरंगें यानी कि एल वेव्स या लॉन्ग वेव्स क्या है, सरफेस वेव जिन्हें बोला जाता है। प्राथमिक तरंगें, प्राइमरी वेव्स। प्राथमिक तरंगें या प्राइमरी वेव्स
इनका एक अन्य नाम भी है जिसे बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या? अनुदैर्ध्य तरंगे। इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब इनका जो शॉर्ट नेम है वह है पी तरंगे। क्या है? इन्हें किस नाम से बुलाते हैं? पी तरंगों के नाम से। अब इनमें खासियत क्या है कि जो भूकंपीय तरंग है उनमें सबसे पहले जो तरंग सरफेस पर आती है वह क्या है? पी तरंग। क्या है? सबसे पहले सतह पर आने वाली तरंग, सबसे पहले सतह पर आने वाली तरंग। सतह पर आने वाली तरंग कौन सी है? पी तरंग है। अब सबसे पहले आती है तो इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में यह जो वेव है 7 से 8 किलोमीटर की दूरी को, डिस्टेंस को तय कर लेती है। तो इसकी स्पीड कितनी है? 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि सरफेस से ये जो अवकेंद्र वाला पॉइंट है यह है 8 किलोमीटर दूर या 7 किलोमीटर दूर, और यहां पर मान लीजिए कि भूकंपीय तरंग पैदा हुई तो सबसे पहले पी वेव्स जाएंगी और ये जो पी वेव्स है इस हाइपोसेंटर पर 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगी और सतह पर क्या करेगी? कंपन करेगी। तो क्या है? स्पीड इसकी है 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब इस पी तरंग का मतलब क्या है, यानी कि ये गति कैसे करती है? इस तरंग का अर्थ है कि इस पी तरंग में क्या है, जो कण है वह क्या है? तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। कि मान लीजिए इस तरह से इसमें क्या होता है, जो कण है वह तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। किसमें? तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं, यानी कि सीधा जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। यानी कि धक्का लगाने वाला जो काम है वह क्या है? इस तरंग का काम है। इसमें क्या होते हैं, जो कण आगे की ओर धक्का लगाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होते। इधर से शुरू हुए, मान लीजिए कि यहां से मैंने धक्का लगाया तो जो इसके कण है वह क्या करेंगे? इसी तरह आगे मूव करेंगे और वापस आने की कोशिश करेंगे। इस तरह आगे मूव करेंगे, वापस आने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की जो गति है वह क्या है? पी तरंगों की गति। आपको एक वीडियो के माध्यम से इसके बाद दिखा दिया जाएगा कि यह कैसे मूव करती है। एक बार यहां आप ध्यान से देख लीजिए कि मान लीजिए कि मैंने इस मार्कर के बैक साइड में धक्का लगाया तो कोई ना कोई कंपन तो हुआ होगा। अब वह कंपन कैसा होगा? मैंने धक्का लगाया तो वह आगे गया और वापस पीछे आया, आगे गया और वापस पीछे आया, ना कि ऐसे ऐसे इसने ऊपर नीचे मूव किया। यहां से धक्का लगाया तो आगे गया और पीछे, ऐसा जो कंपन है, ऐसी जो गति है वह क्या है? पी तरंग की गति है। क्या है इसकी डेफिनेशन में? क्या है? पी तरंगों में, यानी कि प्राथमिक तरंगों में जो कण है वह क्या है? तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? प्राथमिक तरंगे, यानी कि प्राइमरी वेव्स। यह थी इसकी परिभाषा। और यह किसकी तरह बिहेव करती है, यानी कि कौन सी तरंगों की भांति यह व्यवहार करती है? तो जैसे प्रकाश तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, उनमें अगर हम देखें तो यह ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती है। ध्वनि तरंगों की भांति इसका व्यवहार है, यानी कि बिहेव है। ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि साउंड वेव्स की गति कैसी है तो आप देखेंगे कि साउंड वेव का भी मोशन ऐसा ही है, आगे की ओर और पीछे की ओर। मतलब उसी पर्टिकुलर स्थान पर मान लो पीछे से धक्का मारा तो यह आगे जाएंगी और वापस आएंगी।
इसका मोशन इस प्रकार से नहीं होगा, यानी कि इस तरह से ऊपर नीचे नहीं होगा, आगे गई बैक आई, आगे गई बैक आई, बस यह जो मोशन है यह ध्वनि तरंगों का मोशन होता है और यही मोशन किसका है, पी तरंगों का मोशन होता है। और एक बात और है कि पी तरंग जो है यह कौन कौन से माध्यम में गति कर सकती है। माध्यम में आपको पता है कि सॉलिड माध्यम होता है, यानी ठोस माध्यम, तरल माध्यम और गैसीय माध्यम। कौन कौन से माध्यम होते हैं, ठोस, तरल और गैस। अब क्या होता है, ठोस यानी कि सॉलिड, तरल यानी कि लिक्विड, गैस यानी कि गैसेस फॉर्म। आपको मैंने बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट वाला जो भाग है वह क्या है, सॉलिड भाग है। मेंटल वाला जो भाग है उसमें मैग्मा है, तो वहां क्या है, तरल भाग भी है और सॉलिड भाग भी है। जब हम कोर की तरफ आते हैं तो आउटर कोर तरल अवस्था में है और इनर कोर क्या है, ठोस अवस्था में। क्या है, यह मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनाई। क्रस्ट वाला जो भाग है यह क्या है, सॉलिड है। यहां क्या है, तरल अवस्था में है क्योंकि दुर्बलता मंडल है। और कोर वाले जो भाग थे, एक भाग तो है तरल में और दूसरा है इनर कोर जो है ठोस में। ठोस तरल, तरल ठोस। अब ये जो भूकंपीय तरंगे हैं यह क्या है, इन तीनों माध्यम में क्या है, गति कर सकती है। गैसीय माध्यम में भी गति कर सकती है, तरल माध्यम में भी गति कर सकती है और ठोस माध्यम में भी गति कर सकती है। कौन कौन से माध्यम में गति कर सकती है, ठोस, तरल और गैस। यह इसकी एक प्रकृति है, इसका एक गुण है, नेचर है कि जो पी वेव्स है वह ठोस माध्यम में, तरल माध्यम में और गैस माध्यम में। हमने इसमें क्या देखा, इसका अन्य नाम देख लिया और इसे शॉर्ट फॉर्म में पी वेव्स बोला जाता है। और सबसे पहले सतह पर आने वाली तरंगे हैं, स्पीड देख ली, इसकी जो मोशन है, इसकी जो गति है कैसी है वो मैंने आपको बता दी और एक वीडियो के माध्यम से मैं डाल दूंगा कि कैसे मोशन ये करती है। और ध्वनि तरंगों की भांति यानी कि सेम टू सेम साउंड वेव्स जैसा बिहेव करती हैं वैसा ही यह पी वेव्स करती हैं। और कौन कौन से माध्यम में यह गति कर सकती है, यानी कौन कौन से माध्यम से यह बाहर निकल सकती हैं, किसमें अंदर जा सकती हैं। और एक बात है कि यह जो पी वेव्स है यह सबसे कम खतरनाक होती है। क्या है, सबसे कम खतरनाक यानी विनाशात्मक। यह क्या आती हैं और हमें पता भी नहीं लगता, ये मतलब सरफेस पर आई, कई बार तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि पी वेव्स आकर के चली गई हैं। तो यह क्या है, सबसे कम खतरनाक या विनाशक। इसकी वजह से कोई विनाश नहीं होता, बहुत कम छोटे लेवल पर होता है, जन धन की कोई हानि नहीं होती। और इसी के बजाय यानी कि एस वेव की वजह से जनधन की हानि, एस वेव भी इतनी खतरनाक नहीं होती, परंतु जो धरातलीय तरंगे हैं, एल वेव्स हैं, वह क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक, यानी सरफेस को सबसे ज्यादा नुकसान एल वेव्स ही पहुंचाती है। तो यह थी पी तरंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा अर्थक्वेक क्या है, अर्थ पढ़ लिया, आने के कारण, उसकी संरचना, किस तरह से भूकंप आता है। मैंने बताया आपको कि जिस पॉइंट पर सबसे पहले आएगा, मतलब जहां पर स्टार्ट होगा, उत्पन्न होगा, उसे बोला जाता है अवकेंद्र, फोकस या भूकंप मूल। और सरफेस पर जिस पॉइंट पर आएगा उसे बोला जाता है अभिकेंद्र। यह अभिकेंद्र का बिंदु अवकेंद्र से 90 डिग्री के एंगल पर होता है। और उसके बाद कितने प्रकार की होती हैं, तो मैंने बताया कि 2 प्रकार की होती हैं, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। फिर भूगर्भिक जो तरंगे हैं वह 2 प्रकार की हैं, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। फिर मैंने आपको बताया कि गति के आधार पर यह जो भूकंपीय तरंगे हैं कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी यानी कि प्राइमरी, एस यानी कि सेकेंडरी, एल यानी कि लॉन्ग वेव्स या लव वेव्स, जिसे धरातलीय तरंगे भी बोला जाता है, सरफेस वेव्स भी बोला जाता है। उसके बाद आज की क्लास में हमने एक तरंग के बारे में चर्चा की, प्राथमिक तरंग के बारे में, यानी कि पी वेव के बारे में। तो उसके बाद आज की क्लास में हमने एक तरंग के बारे में चर्चा की, प्राथमिक तरंग के बारे में, यानी कि पी वेव के बारे में। तो
आज की क्लास में इतना ही। जो अगली बाकी तरंगे हैं, एस वेव्स है, एल वेव्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद।